हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल एक फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशंस दी कुछ, और वो इक्वेशन की हेल्प से ना हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक छोटे से स्ट्रक्चर में दिखानी है, जैसे ये इक्वेशंस आपके सामने आ रही है अभी, ये 4 इक्वेशंस पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को अच्छी तरीके से दर्शा रही है। इसका मतलब ये है, देखिए 4 इक्वेशंस कुछ ऐसी हैं। फर्स्ट इक्वेशन, डेल डॉट E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड इक्वेशन, डेल डॉट B इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन, डेल क्रॉस E इक्वल्स टू माइनस डेल B बाय डेल T। फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस B इक्वल्स टू म्यू नॉट J प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल E बाय डेल T। ये चारों की चारों इक्वेशन पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से यूनिफाई कर रहे हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। वो किस तरह से यूनिफाई कर रहे हैं हम देखते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बेसिकली आती है गॉस लॉ से। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इक्वेशन ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पार्ट कवर कर लिया एक तरह से अगर हम बोलें। ये इक्वेशन जो आती है ये आती है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन जो आती है ये आती है हमारी फैराडे लॉ से, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फोर्थ इक्वेशन आती है ये आती है हमारी एम्पियर्स लॉ। जो मैग्नेटिज्म में हम एक एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन वहाँ से आती है। तो ये चारों इक्वेशन बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर रही है, एक साथ जोड़ रही है। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो है वो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी गॉस लॉ क्या होता है यार? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए, वो होता है फ्लक्स। और अगर और अच्छे से बात करें तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कोई भी मेरे पास सरफेस है, कोई भी मेरे पास सरफेस है, अब इस क्लोज सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो दर्शाता है फ्लक्स। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पूरे क्लोज सरफेस से पास हो रही है वो मेरा फ्लक्स होता है। यानी फ्लक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर है। ठीक है, इस फ्लक्स को हम बोलते हैं इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट डी एस बोल देते हैं अच्छी तरीके से, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है फ्लक्स फ्रॉम एन एरिया डी एस। मतलब अगर मैं छोटे से एरिया की बात कर रहा हूँ, अब इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लूँ, अगर मैं इसमें छोटा सा एरिया एलिमेंट है डी एस, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है वो इतना है। अब अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूँगा तो मुझे इस एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या दर्शा रहा है हमें? फ्लक्स। ये क्या है? फ्लक्स को फाई से शो करते हैं, इसको बोलते हैं फाई, PHI फाई। ठीक है, यानी फाई क्या है? ई डॉट डी एस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इसमें एक चीज़ और आती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पेपर है, जैसे ये एक सरफेस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से ऐसे पास होंगी, मतलब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होनी चाहिए। ये सरफेस, इसका प्लेन है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं है तो इस तरीके से है। यानी अब मेरे पास एक केस ऐसा आया कि मेरे पास ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना होके वो किसी एंगल पे है, इस तरीके से ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम इस डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं।
मतलब अब मेरे पास ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और एरिया एलिमेंट इसीलिए हम यहाँ पे डी एस लिखेंगे, इसलिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि ई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इधर वो होगा ई कॉस थीटा, वही यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ई कॉस थीटा डी एस। तो ये क्या दर्शा रहा है हमें, ये दर्शा रहा है फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स पता लग गया। अब गॉस लॉ क्या बोलता है भाई इस फ्लक्स के बारे में ही, गॉस लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ फाई, और वो क्लोज सरफेस है, अगर उसमें नेट चार्ज उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो क्यू है, स्मॉल क्यू नेट चार्ज है अगर, तो मैं फ्लक्स को बोल सकता हूँ सीधा सीधा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत सिंपल सी बात हुई, ठीक है। तो ये बताया गॉस ने कि भाई जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ कैसे आ रही है ये देखना है हमें, ठीक है। ये देखते हैं, देखो इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ कैसे आ रही है। फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है मेरे पास, ठीक है। ये सरफेस इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है। देखिए हमें पता है जब हमको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होता है तो हम एक थ्योरम का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या करती है, ये किसी भी सरफेस इंटीग्रल को, जो इंटीग्रेशन सरफेस एरिया के उसमें रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, वो उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज कर देती है। अगर मेरे पास कोई भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है एफ डॉट डी एस, तो ये इसको स्टोक्स थ्योरम क्या करेगी, ये इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से चेंज कर देगी, डेल डॉट एफ और डी वी, ये इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। इसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब देखिए ये कुछ एक्सप्रेशन इसके जैसा सही है, तो यानी मैं इस ई डॉट डी एस को क्या लिख सकता हूँ, ये सरफेस है, इसको चेंज करके मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ई और ये डी वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब एक चीज़ हमें पता है, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो चार्ज इज इक्वल्स टू रो डी वी लिख सकता हूँ। अगर एक छोटे से वॉल्यूम में हम चार्ज की बात कर रहे हैं उसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो डी वी लिख दूँ अगर मैं, तो ये टोटल चार्ज ही दर्शा रहा है मुझे यहाँ पे। इंटीग्रेशन रो डी वी क्या बता रहा है मुझे, टोटल चार्ज है ये। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, रो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी आपको यहाँ पे लिखता हूँ, रो टाइम्स इंटीग्रेशन डी वी यानी रो टाइम्स वी। तो ये क्या हुआ, ये चार्ज ही तो हुआ है, ये चार्ज ही हुआ है, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं इधर ला सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को जब मैं इधर लाऊंगा तो मेरे पास बनेगा ये डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी वी। तो ये पूरा इंटीग्रेशन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये हटाऊँ तो मेरे पास सीधा सीधा एक्सप्रेशन ये आ रहा है, एक डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये डिराइव तो हमने कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव तो हमारी हो गई है। अब इसका मीनिंग भी तो होना चाहिए कोई यार, इसका मीनिंग भी तो कोई होना ही चाहिए ना। देखो डाइवर्जेंस की जब हम बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस का मतलब है जब हम जैसे यहाँ पे डेल डॉट इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है मान लो अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर रो नेगेटिव होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है मेरे पास तो ये वैल्यू नेगेटिव आती, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या है, मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसे होती हैं, हर एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलती हैं, इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलती हैं। तो एक तरह से जो फील्ड लाइंस है वो डाइवर्ज हो रही हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से दो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है।
अब एक केस मेरे पास है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके तरफ आएंगी, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएंगी, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तरह से कन्वर्ज हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आके कन्वर्ज हो रही हैं। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से डाइवर्ज हो रही थी, पॉजिटिव वाले में बाहर निकल रही थी, तो इस केस में तो डाइवर्जेंस हो रहा है और इस केस में कन्वर्जेंस हो रहा है फील्ड का। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है मैक्सवेल की वो यही बता रही है कि डेल डॉट इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब है अगर मेरे पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव है तो उस केस में उस पॉइंट चार्ज से बाहर की तरफ डाइवर्ज होगी फील्ड, और अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ कन्वर्ज होगी फील्ड, मतलब फील्ड लाइंस अंदर आएंगी। तो एक तरह से बता रहा है कि चार्ज क्या है, ये चार्ज क्या है, ये सोर्स की तरह भी बिहेव कर सकता है फील्ड की, और सिंक की तरह भी बिहेव कर सकता है। सोर्स कब बिहेव करेगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंक कब बिहेव करेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज होगा। सोर्स का मतलब है जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ से निकल रही हैं। सिंक का मतलब क्या है, जहाँ पे वो आ रही है अंदर। सिंक जैसे पानी वाला सिंक होता है, उसमें पानी जाता है तो इसलिए फील्ड लाइंस उसमें जा रही हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम सिंक। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की जो थी उसका ये पूरा एलेबोरेशन था। हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को भी आगे अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे। तो ये एक तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट देखा, जो मैक्सवेल इक्वेशन पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर रही है, उसमें से अभी हमने फर्स्ट पार्ट देखा है। ठीक है, तो रिमेनिंग थर्ड पार्ट हम ऐसे ही आगे करेंगे बहुत अच्छे से। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा।